हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग क्लास 10 के सिविक्स का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है संघवाद। संघवाद का होता है मतलब पावर को शेयर करना, यानी अर्थात शेयरिंग ऑफ पावर्स इनटू सेंटर एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक, इसका मतलब होता है कि जो पावर है किसी देश का, उसको सेंटर के साथ साथ स्टेट या फिर लोकल गवर्नमेंट को भी शेयर करना। इससे हमें फायदा क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को एक अकेले नहीं संभाल सकती है। अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग डिमांड होती है, जिसको फुलफिल करने के लिए अलग अलग स्टेट के लेवल के अनुसार वहां पर शासन को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर देनी चाहिए। इसके अलावा लोकल लेवल पर कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए लोकल गवर्नमेंट भी बनाया जाता है। ठीक, इसका मतलब होता है टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट, टू या मोर देन टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक जिसमें टीयर होता है उसको पावर शेयरिंग कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बेल्जियम की बात किया जाए तो वहां पर टू टीयर ऑफ गवर्नमेंट होती है। जैसे पावर को दो भागों में बांटा गया है, ठीक, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को पावर जो दिया गया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, और स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर दिया गया है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है कोई भी बात मानने से इनकार नहीं करेगी। ठीक, तो ये होता है। दूसरा लिखा है थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट। थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट कहां पर है? इंडिया में। अपने इंडिया में जो है तीन लेवल का गवर्नमेंट होती है। एक होती है सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल की होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी केंद्रीय शक्तियां जो होती हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। उनके जो कानून और अधिकार होते हैं पूरे देश के लिए लगाए जाते हैं। अगला होता है जिसको बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट लेवल पर होती है। वो अपने एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही बनाएगी कानून। और उससे नीचे जो होती है लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे नगर पंचायत और म्यूनिसिपालिटीज। तो ये जो होती हैं, तो म्यूनिसिपालिटी और जो क्षेत्र पंचायत होती हैं, ये अपने लोकल एरिया के लिए कुछ कार्यों को पूरा करने के लिए, वहां पर विकास करने के लिए एक नई प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? एक होती है यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जहां पर सिर्फ सत्ता केवल केंद्र के हाथों में होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में जब सत्ता होती है तो उसको बोलते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है कि सारे कानून उस देश के लिए बनाएगी, और उसके बाद वही कानून जो है स्टेट को दे देगी कि यह कानून को जो है आपको अपने स्टेट में फॉलो कराना है। ठीक, यहां पर इसका मतलब हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा भी पावर नहीं होता है कि वो कोई कार्य को कर सके या कोई अपना नया कानून या अपने अकॉर्डिंग कानून बना सके। सारा कानून और सारा अधिकार जो होता है वो किसके पास होता है? सेंटर के पास होता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसके अलावा तो स्टेट के पास जो होता है सारी कोई भी पावर नहीं होती है, ना वो लॉज बना सकता है ना कोई एक्ट बना सकता है। आगे बात सुनिए, एग्जांपल की मैं बात किया जाए तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, इन जगहों पर जो है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाई जाती है। ठीक, अगला दिया हुआ है टॉपिक फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फीचर्स का मतलब होता है इसके आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेट फेडरल है और कौन सा स्टेट फेडरल नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, यहां पर मैंने अभी जैसे बताया था पिछले टॉपिक में, कि गवर्नमेंट जो होती है दो या दो से अधिक लेवल में होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। जहां पर ये दोनों सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है उसको टू लेवल कहते हैं। और जहां पर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके साथ साथ में लोकल गवर्नमेंट भी होती है, जैसे अपने इंडिया में, उसको बोलते हैं थ्री टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक, पावर्स का डिवीजन जो किया गया है उसको तीन भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है जिन शक्तियों को या जिन कामों को सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? केंद्र कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट जिस काम को कर सकती है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे? यूनियन लिस्ट कहेंगे। इन कामों को उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता है। अगला लिखा है कि स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है जिसको स्टेट गवर्नमेंट करेगी काम। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट जिसको काम करेगी उसको बोलेंगे स्टेट लिस्ट। और अगला लिखा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जिसमें दोनों लोग मिल करके काम करते हैं। जैसे में
दोनों लोग मिलकर के मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी साथ देगी उसके साथ और स्टेट गवर्नमेंट भी साथ साथ मिलकर के कोई नया कानून बनाएंगे या कोई लिस्ट तैयार करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो उसको बोलेंगे कंकरेंट लिस्ट। आगे बात समझ में ना तीनों, ठीक। तो 3 लिस्ट होते हैं, पावर को डिवीजन दिया गया है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक यूनियन लिस्ट जिसको केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, और अगला लिखा है कि स्टेट लिस्ट जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। नेक्स्ट दिया हुआ है कंकरेंट लिस्ट जिस पर सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके साथ काम करते हैं उसको। अभी डिटेल्स इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होता है कि मतलब होता है रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। समझते हैं ध्यान से, इसका मतलब क्या होता है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इसके लिए जो है काम करने के लिए एक अंपायर रखा गया है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक स्टेट और सेंटर के बीच में अंपायर का काम करता है कि जो ये फैसला सुनाएगा वही फैसला सेंटर को भी मानना पड़ेगा और स्टेट को भी मानना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में चाहे किसी स्टेट या सेंटर के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो प्रॉब्लम होगी सॉल्यूशन उसको कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है। आगे बात समझ में ना, ठीक। तो ये एक तरीके से दोनों के बीच में किसका काम करता है? अंपायर का काम करता है। जैसे क्रिकेट में अंपायर होता है ना, तो अंपायर दोनों टीम के बीच का होता है ना, वो किसी एक टीम का नहीं होता है, वो दोनों टीम के लिए खेलता है, ठीक। दोनों टीम के लिए रहता है और वो जो है फैसला वही देगा, और जो फैसला वो देता है पूरी टीम को क्या करना पड़ता है? मानना पड़ता है। होता है कि नहीं? क्रिकेट देखा होगा आप लोगों ने कभी, तो उसमें अंपायर जो फैसला दे देता है दोनों टीमों को मानना पड़ता है। सेम है जैसे ही होता है, सुप्रीम कोर्ट एक अंपायर होता है और अंपायर जो भी फैसला देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको मानना ही पड़ता है, ठीक। अगला लिखा है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कंसर्न ऑफ द स्टेट्स फॉर द अमेंडमेंट। समझते हैं ध्यान से। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आसानी से बदला नहीं जा सकता है, उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, उसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे अपने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे आसानी से हम लोग बदल नहीं सकते हैं, ठीक। उसको बदलने के लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है बिल को, और बिल पेश करने के बाद राज्यसभा लोकसभा दोनों हाउस में पास होने के बाद फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। उससे पहले भी एक काम करते हैं कि अमेंडमेंट अगर करना है किसी टॉपिक पर तो आपको स्टेट से क्या लेनी पड़ती है? राय लेनी पड़ेगी। वही लिखा है कि कंसर्न ऑफ स्टेट ऑफ फॉर द अमेंडमेंट। इसका मतलब होता है कि आपको स्टेट गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी? राय लेनी पड़ेगी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए क्या आप राजी हैं? ठीक है, तो 50% उनका भी महत्व हो जाता है। यहां पर 50% अगर वोट देगी स्टेट गवर्नमेंट तब जाकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, वरना अमेंडमेंट संशोधन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे अगर मान लो संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि मुझे संविधान में कोई चीज बदलाव करना है, ठीक है, तो वहां पर वो बदलने के लिए तो सोच लिया, लेकिन अब ये जो है उन्होंने बिल पास किया और पास करने के बाद भेज दिए कहां पर? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में जैसे ही बिल भेजने के बाद वो होगा क्या कि पहले वो लोकसभा में पेश होगा। लोकसभा में सभी जब एमपीज उसको पढ़ लेंगे आसानी से, जब डिस्कशन हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे? उस पर वोटिंग करेंगे। जब उसमें वहां पर बिल पास हो जाएगी उसके बाद कहां भेजी जाएगी? राज्यसभा में, ठीक। राज्यसभा में जब भेजी जाएगी तो वहां पर भी सेम कंडीशन होगा, पहले बिल को पढ़ा जाएगा, डिस्कशन किया जाएगा, उसके बाद वहां पर पास करके उसके बाद फिर भेजा जाएगा कहां पर? स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो सभी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप राजी हैं, यहां पर इसको मैं अमेंडमेंट करना चाहता हूं। तो पूरे स्टेट से 50% अगर स्टेट ने क्या कर दिया? राजी कह दिया कि हां हम राजी हैं इस बात को कि आप क्या करिए, इसको बदल सकते हैं, तो समझ लीजिए अमेंडमेंट होगा। अगर नहीं उन्होंने नकार दिया तो अमेंडमेंट नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। आगे बात समझ में ना, वो बिल हमेशा के लिए कैंसिल होगा। तो वहां पर अगर वो पास कर देते हैं उसके बाद वो बिल जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। तो ये एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब जिसको आसानी से बदल नहीं सकते हैं, आपको बदलने के लिए राय लेनी पड़ेगी किसकी? स्टेट गवर्नमेंट की। पूरी बात समझ में आ गई ना? नेक्स्ट दिया हुआ है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ठीक। सेपरेट द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। समझते हैं ध्यान से। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की फाइनेंस होगी, ठीक, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनकी खुद की फाइनेंस होगी। रेवेन्यू जो होगा जनरेशन होगा। रेवेन्यू का मतलब जो टैक्स ले रहे हैं
ठीक है, वो टैक्स जो होगा वो डिपार्टमेंट को उस तरीके से स्टेट डिपार्टमेंट को और सेंट्रल डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ इन बातों को जो है इन्हीं टॉपिक पर या इन्हीं सब्जेक्ट्स का केवल क्या लेगी, रेवेन्यू ले सकती है। बाकी सब्जेक्ट्स का कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जिस पे रेवेन्यू ले रही है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होगा, ठीक। और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो ले रही है स्टेट गवर्नमेंट का कोई हक नहीं होगा, ठीक है। जो रेवेन्यू हालांकि जनरेट होगा वो बाद में किस तरीके से सेंटर में पेश करना है या स्टेट में कैसे पेश करना है वो तो बजट में पेश किया जाता है, लेकिन रेवेन्यू जो होता है दोनों का अलग अलग क्या होता है, डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे बात समझ में ना, ठीक। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लिखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब क्या होता है, समझते ध्यान से। यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, लैंग्वेज है, पता है ना। जैसे महाराष्ट्र में बात किया जाए तो क्या बोला जाता है, ज्यादा मराठी बोला जाता है। राजस्थान में कहा जाए तो ज्यादा क्या बोला जाता है, मारवाड़ी बोला जाता है, ठीक। और ऐसे ही हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणवी बोला जाता है, पंजाब में जाएंगे तो पंजाबी बोला जाता है, होता है ना, ठीक। और अब कश्मीर में जाएंगी तो कश्मीरी बोला जाता है, उड़ीसा में जाएंगी तो उड़िया बोला जाता है, बंगाल में जाएंगे तो बंगाली बोला जाता है, ऐसे अलग अलग से। आंध्रा के रीजन में जाएंगी तो जैसे तेलुगु हो गया, तमिल हो गया, मलयालम हो गया, ये सब बोला जाता होता है कि नहीं। तो अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की लैंग्वेज के आधार पर जो होता है पावर हो गई है, ठीक। हमारे यहाँ पावर को सेपरेट किया गया है, ठीक, लैंग्वेज के आधार पर। लेकिन फिर भी हम लोग किसके भाग हैं, अकेले इंडिया के भाग हैं, है कि नहीं। हम लोग किसके भाग हैं, हम लोग इंडिया के भाग हैं। तो यहाँ पर इसी को हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक जो है एक ही प्रकार के हम लोग, हमारे पास सिटीजन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, है कि नहीं आप, ठीक है। आप कभी पासपोर्ट लेंगे तो देखेंगे कि आपके पासपोर्ट पर यही लिखा रहेगा सिटीजन ऑफ इंडिया। ये नहीं है कि आप अगर आंध्र प्रदेश के हैं तो वहां पर लिखा रहेगा सिटीजन ऑफ आंध्र प्रदेश, मुंबई के हैं तो सिटीजन ऑफ महाराष्ट्र लिखा रहेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जहां आपको कहीं भी भारत के आप किसी भी भाग से होंगे आपका एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, वो क्या होगी, सिटीजन ऑफ इंडिया की। पूरी बात समझ में आ गई ना। इसका मतलब पूरे भारतीय क्या हैं, एक हैं। तो पूरी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम लोगों में क्या है, यूनिटी है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं, आसानी से अच्छे समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है नेचर ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। इसका मतलब क्या होता है कि जो फेडरलिज्म हमारे भारत में है वो कैसा नेचर का है, किस नेचर का है, मतलब किस प्रकार का है, कि उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है हमारा जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किस नेचर का है, काशी फेडरल है। कैसा है, काशी फेडरल। काशी फेडरल का मतलब समझते हैं ध्यान से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरीके से जैसे हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है और कम पावर है किसके पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। पूरी बात समझ में आ गई ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी, ठीक है। एक तरफ मान लीजिए यहां पर सेंटर हो गया और दूसरी तरफ हो गया स्टेट, ठीक है। तो अगर देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होगी, मान लीजिए अगर पावर, टोटल पावर अगर 100 है तो 100 में से जो है 60 पावर किसके पास रहेगी, सेंटर के पास, और 40 पावर किसके रहेगी, स्टेट के पास। समझ में आ गई कि नहीं यहां से। तो इसका मतलब है देखो सेंटर के पास ज्यादा हो गया कि नहीं पावर, यहां पर पावर क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना यहां से। और यहां पर इनके पास पावर क्या है, कम है। इसका मतलब जो है सेंटर के पास ज्यादा पावर होता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं काशी फेडरल कहा जाता है। काशी फेडरल का मतलब होता है कि सेंटर की तरफ झुकाव ज्यादा होना। आगे बात समझ में ना, ठीक। यहां पर लिखा हुआ है मोर पावर टू सेंटर, ज्यादा पावर होता है इनके पास। जैसे एग्जांपल के तौर पे कब इनका पावर होता है, और कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता है कि स्टेट की पावर जो होती है खत्म हो जाती है, स्टेट की पूरी पावर ही खत्म हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन जब भी आता है, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन जब भी आएगा उस टाइम क्या होता है, सेंट्रल की पावर क्या हो जाती है, पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक। इमरजेंसी प्रोविजन जब भी आता है सेंट्रल की पूरी पावर क्या हो जाती है, इमरजेंसी प्रोविजन जब भी आता है स्टेट की पावर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वहां पर पूरी पावर किसके हाथों में चली जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चली जाती है। आगे बात समझ में ना, स्टेट गवर्नमेंट वहां पर अब कुछ कर नहीं सकता है, ठीक। आगे बात समझ में ना, ये चीज होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि यहां पर फंडामेंटल पावर्स हैव सेंटर गवर्नमेंट। अब समझते हैं ध्यान से। फंडामेंटल का मतलब होता है जो मुख्य पार्ट होते हैं, जो मुख्य कार्य होते हैं, सब्जेक्ट्स हैं, वो सारा का सारा किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। छोटे कार्यों को किसको दे दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को। आगे बात समझ में ना, तो ज्यादा पावर किसके पास हो गया,
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गया कि नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सेंटर इंटरवेन इन द स्टेट मैटर्स। समझते हैं ध्यान से, स्टेट मैटर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट कोई काम अगर कर रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती है, जाकर के उसको हस्तक्षेप करेगी और रोक देती है कि नहीं ये कार्य मत करो, या ये कार्य जो है इसके खिलाफ है, या ये कार्य नहीं करना चाहिए। आगे बात समझ में ना। तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कोई भी कार्य करना चाहती है, कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट उस कार्य को मना कर देती है। इसका मतलब, और जब मना करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को वो कार्य ना करना पड़ेगा। आगे बात समझ में ना, मतलब उसको रोकना ही पड़ेगा। अगर रोक दिया तो इसका मतलब बात किसकी सुनी उसने, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनी, मतलब उसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्टेट से ज्यादा पावर हो गई कि नहीं। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि हमारा जो इंडिया का जो फेडरलिज्म है वो किस प्रकार का है, काशी फेडरल है। कैसा है, काशी फेडरल। समझ में आ गया कि नहीं, पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ गया ना। नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं अब हम। ठीक, अगली टॉपिक की बात करते हैं। तो अगली टॉपिक है काइंड ऑफ पार्ट्स ऑफ टू फॉर्म द फेडरलिज्म। समझते हैं ध्यान से, काइंड ऑफ पार्ट टू, संघवाद कैसे बनते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, संघवाद को जो है बनाया कैसे जाता है, या संघवाद को बने कैसे होते हैं, ये दो प्रकार का होता है जो हमारे पूरे विश्व में संघवाद पाए जाते हैं, फेडरलिज्म का कैरेक्टर पाया जाता है। पहला लिखा हुआ है, जो लिखा है कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि लिखा हुआ है कि ऑल स्टेट्स हैव इक्वल पावर्स वर्किंग टुगेदर। उसके बाद लिखा है फॉर सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट। ऑल स्टेट्स का मतलब यहां पर जो होता है, सभी स्टेट्स के पास एकदम पावर कितना होगी, इक्वल होगी। आगे बात समझ में, पूरे स्टेट्स के पास इक्वल पावर होगी। एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए तो सबसे बड़ा ऐसा जो स्टेट संघवाद पाया जाता है उसका नाम है यूएसए। कौन सा है, यूएसए है। ठीक, यूएसए जो होता है वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंतर्गत आता है। जैसे कि तौर पे मान लीजिए यहां पर यूएसए है, तो यूएसए में ये सारे स्टेट्स हैं। ठीक, स्टेट्स के पास, सभी स्टेट्स को जो है पूरा का पूरा इक्वल पावर शेयर दिया हुआ है। ठीक है, जितना पावर इसके पास है उतना ही पावर इनके पास है, उतना ही पावर इनके पास है, उतना ही पावर इनके पास है, और उतना ही पावर इनके पास भी है। ठीक है, तो सबको इक्वल पावर दिया गया है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट जो है कम होगा पावरफुल और कोई स्टेट ज्यादा पावरफुल होगा, ऐसा नहीं है, सबको पावर बराबर दिया गया है। इसके अलावा सभी स्टेट्स आपस में साथ मिल करके पूरे देश के लिए काम करते हैं। मतलब ये सारे स्टेट मिल करके फिर किसके लिए काम करेंगे, यूएसए के लिए। आगे बात समझ में ना, ताकि यूएसए क्या सिक्योरिटी भी अच्छी मजबूत रहे। सिक्योरिटी का मतलब उनकी सुरक्षा मजबूत रहे कि कभी भी उनके ऊपर कोई मुसीबत आए तो पूरा स्टेट एक साथ मिल करके खड़ा रहे। आगे बात समझ में ना। दूसरा लिखा हुआ है डेवलपमेंट। इन देश का फिर क्या होता है, तब विकास भी होता है जब हर उस देश का राज्य पूरे एक साथ मिलकर के सारे काम करते हैं और एक साथ मिलकर के विकास की तरफ अग्रसर होते हैं, तो उस देश का भी तेजी से क्या होता है, विकास होता है। यही कारण है कि यूएसए पूरे विश्व में नंबर 1 पर डेवलपमेंट के मामले में और सबसे बड़ी इकोनॉमिक कंट्री है। आपको पता है कि नहीं ये चीज है। ठीक है, तो यही कारण होने का कारण है कि वहां पर सभी स्टेट्स जो होते हैं डेवलपमेंट के प्रोसेस में समान भागीदारी निभाते हैं, सबके पास इक्वल पावर दिया गया है। ठीक, इसके वजह से ये क्या करते हैं, पूरी तरीके से ये देश जो है डेवलपमेंट करता ही जा रहा है पीछे होने का। और यहाँ पर इसके समझ लीजिए डेवलपमेंट करने के लिए हमारे देश को, यहाँ किसी एशिया के अन्य देशों की बात किया जाए तो काफी समय लग जाएंगे। ठीक, उनके बराबरी अगर करने वाला कोई है तो वो सिर्फ चाइना ही है, बाकी तो हम लोग कितना पीछे हैं तो आप लोग भी जानते हैं। सेकेंड पार्ट जो है इसका लिखा हुआ है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका मतलब होता है कि सेंटर डिवाइड देयर पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, अर्थात सेंटर ने जो है अपने पावर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जो होगा वो अपने कार्यों को करेगी, स्टेट लिस्ट जो होगा वो अपने कार्यों को करेगी। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया है और बेल्जियम है। जैसे समझते हैं ध्यान से कि उसी टाइम जब बेल्जियम में क्या हुआ था, दोनों सिविल वार हुआ था, आपको याद होगा पिछली कक्षा में। तो फ्रेंच और डच के बीच में जब सिविल वार हुआ था तो दो भागों में वहां पर फिर सेंटर ने क्या कर दिया था, पावर को डिवाइड कर दिया था। ठीक है, तो उसी तरीके से सेम एज यहाँ पर भी है कि पावर्स को दो भागों में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट बना देगी, कोई भी जो कानून बनाएगी उसको दो भागों में बांट देगी। ठीक, एक होगा सेंट्रल लिस्ट में जो आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा स्टेट लिस्ट में। पूरी बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पर स्टेट लिस्ट जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल लिस्ट जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरीके से जो होता है दो भागों में ये लिस्ट तैयार कर देती है, और इसको बनाता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है, लेकिन इसको दोनों भागों में तोड़ दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपने इंडिया में पार्लियामेंट जो है
कानून को बनाती है किसी स्टेट के लिए, और उसी स्टेट में जो है उस कानून को कह देती है कि यहाँ पर ये लागू होगा। आगे बात समझ में ना। और स्टेट को लागू करने का काम किसके पास होता है? स्टेट गवर्नमेंट को वहां का होता है। समझ में आ गया ना तो पूरी तरीके से। ठीक, नेक्स्ट पार्ट है इसका है कि व्हाट मेक्स इंडियन फेडरल कंट्री। ठीक है, भारत किस प्रकार से संघीय है। ठीक, संघीय देश जो है भारत, आपको देखेंगे भारत को तो भारत को कैसे पहचान लेंगे या कैसे जानेंगे कि संघीय देश है, उसको पहचानने के कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। यही है, जैसे लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पर पावर्स को क्या कर दिया गया है? डिवाइड कर दिया गया है। तो पावर्स को हमारे यहाँ 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग लिखा हुआ है, ठीक है, शक्तियों का यहाँ पर लिखा हुआ है विभाजन, तो शक्तियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला लिखा है यूनियन लिस्ट। ठीक, केंद्रीय सूची जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? केंद्रीय सूची कहते हैं, केंद्रीय सूची। अब केंद्रीय सूची का मतलब क्या होता है? ठीक, केंद्रीय सूची का मतलब होता है कि जहां पर पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहेगी? केंद्र सरकार के पास रहेगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर उस कानून को बनाएगी, उससे रिलेटेड कोई कार्य होगा उसको करेगी, या कोई संशोधन करना होगा, कोई बदलाव लाना होगा, वो सारे कार्य करेगी। कौन करेगा? यूनियन गवर्नमेंट करेगी। आगे बात समझ में ना। तो यूनियन गवर्नमेंट जिन कामों को करेगी उसमें मेन काम जैसे आता है डिफेंस, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य होगा उसमें कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। इसमें ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट हाथ जा करके मार दे कि ना हम ही करब, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, क्योंकि वो सेंटर जो होता है, एक तरीके से आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि डिफेंस वाला जो काम होता है इसका मतलब हमारे सिक्योरिटी के पर्पज से करना चाहिए। और सिक्योरिटी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्राइटेरिया होती है सिक्योरिटी का, जिसका मतलब होता है कि सिक्योरिटी हर देश के पूरे अलग अलग राज्यों के लिए अगर बनानी पड़ेगी, लेकिन सिक्योरिटी पूरे देश की करनी है। इसीलिए देश के लिए क्या करना है? देश का जो कि देश के लिए कोई कार्य करना है तो वो यूनियन लिस्ट में या सेंट्रल लिस्ट में रखी जाएगी। लिस्ट लिखा हुआ कि फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स का मतलब विदेशी कोई अगर कार्यक्रम है, या विदेश में अगर आप जा रहे हैं कोई ट्रेड करने के लिए, कोई बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं, या विदेशी कोई हमारे यहाँ आ रहे हैं, इन सब से रिलेटेड अगर कोई मैटर्स है तो उसको कौन संभालेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट संभालेगी। आगे बात समझ में ना। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है कि इस तरीके से जैसे कोई हमारे मुद्दा अगर पाकिस्तान का हो गया तो ले जाकर के कह दे उत्तर प्रदेश जाकर के काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश नहीं कर सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक स्टेट में आता है। अगर देश का मुद्दा है तो कौन संभालेगा? पूरा देश ही संभालेगा। आगे बात समझ में। फॉरेन अफेयर्स का मतलब किसी देश के मुद्दे की बात हो रही है, तो किसी देश का मुद्दे का मतलब होता है यहाँ पर एक देश ही संभाल सकता है, इसीलिए इसको सेंट्रल लिस्ट में डालेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है बैंकिंग। बैंकिंग का मतलब होता है बैंक से रिलेटेड, जैसे बैंक में पैसा कहाँ से आता है, पैसा कितना छापना है, पैसा जो है किसको बांटना है, कितना देना है, स्टेट को कितना देना है, सेंटर के पास कितना देना है, ये सब जो कार्य होगा वो कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट करती है। आगे बात समझ में ना। तो इसको यूनियन लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट लिखा हुआ करेंसी। करेंसी का मतलब होता है पैसा छापने के लिए या पैसा देने के लिए जो होता है, कि करेंसी जो होता है कि कितना करेंसी छापनी है, करेंसी की वैल्यू क्या होगी, करेंसी घट रही है तो क्या कौन काम करेगा, करेंसी बढ़ रही है तो करना क्या है, करेंसी की वैल्यू जैसे डॉलर के मुकाबले पता है कि नहीं, आज जो है डॉलर के मुकाबले करेंसी की कीमत लगभग 90 रुपए के करीब पहुंच चुकी है। बताइए, इतना चली जा चुकी है। ठीक, मतलब हमारी करेंसी क्या हो रही है? दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। अगर करेंसी गिर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? महंगाई बढ़ती ही जाएगी। सामानों के दाम सभी एकदम समझ लीजिए आसमान छुएंगे, इतना ज्यादा महंगाई होगी। ठीक, तो महंगाई बढ़ने का सिर्फ और सिर्फ यही एक कारण नहीं है, लेकिन ये कारण मुख्य कारण है जिस करेंसी का गिरना। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि करेंसी जो है डॉलर के मुकाबले इस टाइम क्या हो गई है? 90 रुपया हो चुकी है। ठीक, $1 की कीमत मतलब 90 रुपए सोचिए हो चुकी है। अब यहाँ पर जो है तो केंद्र सरकार जो है अब प्लानिंग करेगी, योजना करेगी कि क्या करे कि करेंसी जो हमारी जो वैल्यू है इस तरीके से गिर रही है उसको रोके कैसे, ताकि महंगाई को हम लोग क्या कर सकें? स्टेबल कर सकें। नहीं तो महंगाई क्या होती जाएगी? दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। समझ में आ रही है ना बात पूरे बात? ठीक है, यहाँ पर अगला लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है जिन कामों को सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट करती है उसको कहते हैं हम लोग स्टेट लिस्ट कहते हैं। आगे बात समझे ना। उनको हम लोग स्टेट कैटेगरी में डाल दिया गया है। जिन कामों को सिर्फ और सिर्फ कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार करती है। जैसे राज्य सरकार का मतलब हमारे यहाँ राज्य सरकार किसकी चल रही है? उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो बीजेपी की चल रही है, और योगी आदित्यनाथ जी हमारे क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, पता होगा। तो यहाँ पर इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो यहाँ के
स्टेट गवर्नमेंट है वो इन कामों को करेगी, उसको कहते हैं स्टेट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे पुलिस के लिए काम किया जाए। अभी आपको हाल ही में पता होगा यूपी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, तो पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है वो कौन दे सकता है? सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट देगी। क्यों? क्योंकि यूपी में जो पुलिस की भर्ती कराना होगा वो किसको कराना होगा? स्टेट गवर्नमेंट को कराना होगा। आगे बात समझे ना, सैलरी देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को, सारा काम प्रोसेस, ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग, सब कुछ जो कराना होगा वो कौन कराएगा? स्टेट गवर्नमेंट कराएगी। पूरी बात समझ में आ गई कि नहीं? तो यहाँ पर पुलिस का जो होता है सारा काम जो है करेगी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पुलिस बनने की क्राइटेरिया होती हैं। एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, जैसे हमारे यहाँ लंबे लोग हैं, तो हमारे यहाँ आपको पुलिस अगर बनना है तो मेल की जो हाइट होनी चाहिए 168 होनी चाहिए। और अगर दूसरे स्टेट की बात किया जाए, जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, वहां पर लोगों की हाइट बहुत छोटी होती है, तो छोटी होती है तो 168 तो वहां तो होंगे ही नहीं, मतलब वहां तो पुलिसवा कौन नहीं बनेंगे। इसलिए वहां की हाइट को वहां के अकॉर्डिंग जो होती है हाइट की क्राइटेरिया कुछ और रख दी जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग क्राइटेरिया रखी गई है। तो यह उन्हीं को दे दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को ही कि नहीं, आप स्टेट लिस्ट में हम इसको डाल देते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग वहां के क्राइटेरिया सेट करिएगा पुलिस वालों के लिए। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रेड। ट्रेड का मतलब जैसे आप कोई सामान बना रही हैं, बड़े स्तर पर कोई भी सामान आप बना रहे हैं, ठीक, तो बनाने के लिए फिर वो एक जगह से दूसरे जगह बेचने ले जाना है, या बेचने के लिए आप जो है साधन का उपयोग करके दूसरे राज्यों में भेज रहे हैं, तो इसको कहते हैं जब बड़े लेवल पर कोई सामान आप उगाते हैं या फिर बनाते हैं तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते हैं, जिला में ले जाते हैं, तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ट्रेड करने के लिए जो है इसमें जो कानून बनाएंगे कि उससे जैसे आप ट्रेड कर रहे हैं तो जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे रिलेटेड, या ट्रेड के लिए जो पैसे जो होते हैं लगते हैं, एमआरपी सेट किया जाता है, वो सब कुछ कार्य करती है स्टेट लिस्ट में रख दिया गया है। उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा, कितना ट्रेड में रेवेन्यू लेना है, कितना टैक्स आपको वसूलने है, ये सब कुछ जो होता है स्टेट गवर्नमेंट देखती है, इसीलिए उसको स्टेट लिस्ट में रख दिया गया। अगला लिखा है कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है कि जैसे मैंने अभी जो बताया इसी तरीके से कॉमर्स का या बिजनेस से रिलेटेड हो गया कि आप कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं, ठीक है, तो बिजनेस खोलने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए वो स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है कि आप बिजनेस खोल रहे हैं तो बिल्डिंग कितनी ऊपर होनी चाहिए, कितना नीचे रहने चाहिए, ये सब स्टेट गवर्नमेंट करती है सेट। ठीक, क्योंकि अलग अलग राज्यों का अलग अलग क्राइटेरिया होती है। नेक्स्ट अगर हो गया तो बिल्डिंग, अगर आप कोई बिजनेस अगर खोलना भी चाहते हैं तो उसमें जो है किस लेवल का आप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, कि जैसे आप जो है बड़े स्तर का खोज रहे हैं, मीडियम स्तर का, छोटे स्तर का, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया गया है कि उनको अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनसे टैक्स लिया जाएगा, उनसे रेवेन्यू जनरेट कराया जाएगा, ये सारा कुछ होता है। ठीक, नेक्स्ट दिया हुआ है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि कृषि से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो सारा कुछ कौन देखेगा? स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। ठीक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए कि हमारे यहाँ जो है अगर मान लीजिए यहाँ पर खेती ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है खेती ज्यादा हो रही है तो पानी की ज्यादा जरूरत होगी, और पानी की ज्यादा जरूरत होगी, ट्यूबवेल ज्यादा चलेंगे। अगर ट्यूबवेल ज्यादा चल रहे हैं तो मतलब बिजली का बिल ज्यादा आएगा, इसका मतलब किसान जो है बिजली का बिल ही भरते रह जाएगा। तो यहाँ पर सरकार ये सोचेगी या तो बिजली के बिल को कम कर दिया जाए या फिर माफ कर दिया जाए। कभी कभी सरकार तो ऐसा भी करती है कि बिजली के बिल को माफ भी कर देती है, और कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कोरोना काल में आया था ऐसा कि सरकार ने बिजली बिल को माफ कर दिया था। और इसके अलावा दूसरा चीज अगर बात किया जाए तो सरकार कभी कभी ये कर देती है कि बिजली के बिल को आधे दाम पर कर देती है, या कभी कभी पूरा माफ कर देती है। ठीक, तो ये सब जो होता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं वो सब कुछ बनाती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब होता है जहां दोनों मिलकर साथ काम करते हैं। कौन करता है? दोनों मिलकर साथ कार्य करते हैं, मिलकर काम करें, ठीक, उसको बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे जो है कहें एजुकेशन। अब समझते ध्यान से, एजुकेशन जो होता है, एजुकेशन बनाने के लिए यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी नया कानून लाना है, नए नियम लाने हैं, इन दोनों को नियम लाने के लिए यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एक साथ बैठेंगे और एक साथ बैठ करके कोई कानून बनाएंगे। पूरी बात समझ में आ रही है ना? तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है पूरी तरीके से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक साथ मिल करके कोई नया कानून एजुकेशन के लिए लाना होगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है कहेगी कि हम अपने राज्य के लिए एक एजुकेशन का नया कानून लाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, वो दोनों मिल करके ही एजुकेशन के लिए काम ला सकते हैं, अकेले स्टेट गवर्नमेंट नहीं ला सकती। ये भी नहीं कर सकती सेंट्रल गवर्नमेंट की अकेले ही प्लानिंग कर ले कि हम एजुकेशन में ये चीज बदलना चाहते हैं, नहीं। जैसे अगर एजुकेशन में बदलने की बात हुई थी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी, ठीक,
एनईपी जब आया था तो उस टाइम जो बदलाव लाया गया था, तो उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग मिलकर के साथ में ये चीज किए थे। तो नई एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था उसमें, ठीक, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट को, यहाँ तक कि कई सारे सिलेबस को हम लोग चेंजेस किए, बदलाव किए, ऐड किए, निकाले, ये सब बहुत कुछ हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का मतलब होता है कि जैसे आप जो कोई अगर ट्रेड यूनियन की बात हो गई, जैसे अगर बिजनेस आप कर रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए आप लोग क्या बनाते हैं, बहुत लोग होते हैं जो अपना एक गुट बनाते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, उसको ट्रेड यूनियन कहा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस करने के लिए जो ग्रुप बनाने का प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, या उसकी जो क्राइटेरिया होती है, वो सब सेट करने का काम होता है किसके पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास होता है, एक साथ करेंगे। ठीक, इसीलिए उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई अगर एक्ट बनाना है, फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई कानून बनाना है, कोई संशोधन करना है या कोई बदलाव लाना है उसमें, तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल करके साथ में करेंगे, इसीलिए उसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। ठीक, इसके अलावा दूसरा लिखा हुआ है मैरिज अगर हो गया, डाइवोर्स हो गया, तो इन सब पे भी अगर कार्य करेंगी तो कंकरेंट लिस्ट में ही इसको रखा गया है, क्योंकि दोनों मिलकर के ही साथ काम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैरिज से रिलेटेड अगर जैसे शादी के रिलेटेड कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा तो इसके लिए कौन का जिम्मेदार होगा, सेंटर और स्टेट दोनों होंगे जिम्मेदार। समझ में आ गई बात की नहीं। जैसे हमारे यहाँ अगर बात किया जाए, मैरिज की बात किया जाए, तो क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 21 साल जो है लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए। लेकिन नए अभी संशोधन की बात प्रक्रिया चल रही है कि, और होगी भी शायद ये, कि नहीं, अब जो है लड़की की भी एज 21 साल हो और लड़के की भी एज 21 साल हो, उसके बाद ही शादी का कंसेंट माना जाएगा। पूरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? अच्छे से समझ में आ रहा है टॉपिक? तो अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट। 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है, एक ये भी फीचर है अपने फेडरलिज्म का। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है कि सबसे पहले जो होता है, जो पहला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उसको कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए कार्य करेगी, पूरे देश के लिए, भारत के लिए कार्य करेगी। आगे बात समझ में ना? तो पूरे इंडिया के लिए ये कार्य करती है। आगे बात समझ में ना? ठीक है, ये इंडिया के लिए कार्य करेगी। ठीक, ये कंट्री के लिए कार्य करते हैं। अगला लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए काम करते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट के लिए। ठीक है, अपने स्टेट के लिए काम करेंगे। ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश है तो कहे जाकर के हम कि ना अब हम ज्यादा थे बिहार के लिए बनाए कानून नया, कुछ ऐसा नहीं है। नहीं, वो अपने बिहार वाले तब क्या करने के लिए बने हैं, वहां के सीएम, वहां के भी सीएम तो कार्य करेंगे अपना, तो वहां के सीएम अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, यहाँ के सीएम अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। अगर वेस्ट बंगाल में जाएंगे तो वहां पर अपने सीएम अपने अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे। ऐसे ही अगर साउथ की बात किया जाए, कर्नाटक में जाएंगे तो वहां पर जो सीएम होंगे वो अपना काम करेंगे। तो अलग अलग जगह पर जो सरकार है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट वहां का वही काम करेंगे। ऐसा ना है कि उठ करके कर्नाटक के गवर्नमेंट आकर के कहें कि अब हम दिल्ली के लिए काम करेंगे, नहीं हम दिल्ली के लिए हम कानून बनाएंगे, वो नहीं बनाएंगे कानून। ऐसा कोई बात नहीं है, वो अपने राज्य के लिए बनाए गए हैं तो अपने राज्य का ही कानून बना सकते हैं। समझ आ गया ना? तो ये हो गया स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट जो होती है सिर्फ स्टेट के लिए, अपने स्टेट के लिए बनाती है कानून। नेक्स्ट लिखा हुआ है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो होती है जो जिला स्तर पर होती है। स्टेट गवर्नमेंट से नीचे भी होती है एक गवर्नमेंट जिसको कहते हैं लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट जैसे जिसको कहते हैं ग्राम पंचायत और एक को कहते हैं म्युनिसिपालिटी। आगे बात समझे ना? एक को कहते हैं पंचायती राज और दूसरे को कहते हैं म्युनिसिपालिटी। पंचायती राज में आता है ग्राम पंचायत और दूसरे में आता है म्युनिसिपालिटी, में आता है सिटी या नगर आते हैं। ठीक है, तो एक में आता है पंचायती राज और दूसरे में आता है म्युनिसिपालिटी। ठीक है, म्युनिसिपालिटी आता है। तो इस तरीके से दोनों में बदला दिया गया है। ये जो होता है गांव के लिए होता है, गांव के लिए अर्थात विलेज लेवल पर होता है ये। ठीक है, विलेज लेवल पर। और ये जो होता है कहां के लिए? शहर या कस्बों के लिए। कस्बों के लिए होता है। ठीक है, मतलब सिटी लेवल होता है ये।
या टाउन लेवल कह सकते हैं, सिटी या टाउन लेवल होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट हमारे यहाँ तीन टीयर में या 3 फेजेज में जो है डिवाइड की गई है। सबसे ऊपर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे ऊपर उससे नीचे होता है स्टेट गवर्नमेंट, और उससे नीचे होता है लोकल गवर्नमेंट। आगे बात समझे ना, लोकल गवर्नमेंट को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है पंचायती राज, दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी। पंचायती राज में आता है ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसमें आता है गांव के लिए जो बनाए जाते हैं कानून, ठीक है, इसमें आते हैं ग्राम प्रधान। और दूसरा होता है म्युनिसिपैलिटी, जो शहरों के लिए या छोटे कस्बों के लिए बनाया जाता है, इसमें मेयर आते हैं या चेयरमैन आते हैं। पूरी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम तक, ठीक है। तब अगली लिखा हुआ है टॉपिक है हाउ इज फेडरेशन प्रैक्टिस्ड, मतलब फेडरेशन जो होता है कैसे किया जाता है, या संघवादी जो है या संघ शासित क्षेत्र या जो संघीय शासन होता है वो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में लिखा हुआ है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि पहला लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट। लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है कि जो जहां पर सर्टेन स्टेट्स लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कोई भी स्टेट अगर जो किसके बेसिस पर बनाया गया होगा, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया होगा उसको कहेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट कहेंगे। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला जो स्टेट बना था 1954 में आंध्र प्रदेश, कौन सा बना था? एग्जांपल के तौर पे आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को यह पहला ऐसा राज्य है जिसको किसके बेसिस पर बनाया गया था? लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया था, ठीक है। पहला राज्य है ये, पहला राज्य है जिसको किसके आधार पर बनाया गया था? भाषा के आधार पर। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, उसका नाम था आंध्र प्रदेश, ठीक। उन्होंने कहा कि हमारे यहां जो है हर जगह पूरे आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है? तेलुगु बोला जाता है। तो उन्होंने कहा कि तेलुगु स्टेट जो होगा तो हमारे यहाँ एक तेलुगु स्टेट ही होना चाहिए ताकि पूरे तेलुगुवासी एक जगह रह सके। आगे बात समझ में ना। तो इन्होंने ये चीज डिमांड किया सरकार से और सरकार ने जो है उनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया और उसका नाम पड़ा आंध्र प्रदेश, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन रहते हैं? तेलुगुवासी रहते हैं। पूरी समझ में आगे बात ना। नेक्स्ट अगर लिया हुआ है, लिखा हुआ है कि लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि नो एनी नेशनल लैंग्वेज। यहां पर हमारे भारत में जो होता है कोई भी हमारी कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, पता है कि नहीं? हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हमारे यहाँ की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आगे बात समझ में ना। यहाँ पर भाषा कोई भी राष्ट्रीय नहीं है, ठीक। ना होने का सिर्फ और सिर्फ कारण ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में बहुत प्रकार की भाषाएं पाई जाती हैं। अगर किसी एक केवल स्टेट को हम लोग नेशनल लैंग्वेज अगर घोषित कर देंगे तो अन्य स्टेट के साथ क्या होगा? यहाँ पर एक्सप्लॉइटेशन होगा। सेम है जैसे कैसे हुआ था, अगर हम बात करें बेल्जियम में, बेल्जियम में ज्यादातर बोलने वाले कौन थे? डच थे, जो 59% बोलते थे, तो वहां पर डच को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी। दूसरा अगर बात किया जाए श्रीलंका में सबसे ज्यादा बोलने वाले थे सिंघालाज, ठीक। तो सिंघालाज जो थे वो जो बोलते थे, तो सिंघालाज ने क्या किया था, वहां पर सरकार ने ये सोचा कि हमें जो है अगर इनसे वोट बार बार लेना है तो हम सिंघालाज को क्या करें? नेशनल लैंग्वेज के रूप में घोषित कर दिया और उन्होंने ऑफिशियल और नेशनल लैंग्वेज दोनों घोषित कर दिया सिंघालाज को, जिसके वजह से जो वहां पर तमिलियन लोग थे उनके तमिलियन क्या थे? माइनॉरिटीज थे और उनके जो राइट्स थे और उनकी नीड्स थी उसका क्या होने लगा? सुसाइड होने लगा कि नहीं? एक्सप्लॉइटेशन होने लगा, ठीक। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी है ताकि किसी भी और स्टेट को या किसी और लैंग्वेज को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट दिया हुआ है कि यहाँ पर हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? 2 ऑफिशियल लैंग्वेज रखी गई है, एक रखा गया है इंग्लिश और दूसरा क्या रखा गया है? हिंदी, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे यहाँ जो है अदर लैंग्वेज में आप अलग अलग जगह पर जो है 22 भाषाएं जो शामिल की गई हैं 8th शेड्यूल में। यहाँ पर देखो 8 शेड्यूल में, संविधान के 8वें शेड्यूल में जो है 22 भाषाएं जो क्या की गई है? शामिल की गई है। इन भाषाओं का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कहां पर? ऑफिस में। ऑफिस का मतलब होता है जो ऑफिस वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेस होती हैं, पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट हो गए या फिर कोई भी और गवर्नमेंट अगर ऑफिसेस हैं वहां पर जो है इन भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी भाषाएं पूरी भाषा में आ रही है कि नहीं? ठीक है। तो ये हो गए। अगला लिखा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता है केंद्र और राज्यों के बीच जो होता है शक्तियों का बंटवारा संविधान ने जो निर्धारित किया होता है इसके बीच में किया जाता है। समझते हैं मतलब इसका क्या होता है? सेंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता है कि संविधान ने जो है कुछ केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए यानी कि स्टेट
गवर्नमेंट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बनाई है, कुछ उनके लिए प्रावधान प्रोविजन पास किया हुआ है कि इन कार्यों को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और इन कार्यों को स्टेट गवर्नमेंट करेगी। ये सारे जो कार्य होते हैं वो कौन का दिया हुआ है हमारे यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई काम कर सकती है ना ही स्टेट गवर्नमेंट काम कर सकती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट में जितने काम दिए गए हैं वो सारा का सारा कहां से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जितने काम दिए गए हैं वो सारा का सारा कहां से दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बात समझ में ना? तो इन दोनों के बीच में जो कार्यों का निर्धारण हुआ है या कार्यों का जो बंटवारा हुआ है कि तुम ये कार्य तुम करोगे और ये कार्य तुम करोगे, इन दोनों कार्यों को कौन दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने। समझ में आ गई बात ना? यहां तक पूरी तरीके से अच्छे समझ में आ गया? तो नेक्स्ट टॉपिक पे चले हम लोग। ठीक, अगला टॉपिक दिया हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पावर ट्रांसफर सेंटर एंड स्टेट ऑफ टू लोकल बॉडी। इसका मतलब समझते हैं ध्यान से कि पावर को जो है ट्रांसफर कर दिया गया है किसमें, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, किसमें, लोकल बॉडी को। लोकल बॉडी का मतलब होता है गांव या छोटे शहरों में, ठीक है ना, वहां पर। यह नहीं है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट ही अकेले क्या करेगी, शासन करेगी। इन पावर्स को जो है छोटे स्तर पे ले जाने के लिए जो है पावर को बांट दिया गया है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बात किया जाए, सबसे ऊपर जो होती है, ऐसे कर दिया, देखें सबसे ऊपर जो होती है कौन होती है, सेंटर होता है। ठीक, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इनसे नीचे जो होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये स्टेट्स हो गए। ठीक, ये स्टेट्स हो गया, एक ये स्टेट्स हो गया, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, स्टेट्स हो गए। इन स्टेट्स में अलग अलग लेवल पर छोटे छोटे क्या पाए जाएंगे, अब डिस्ट्रिक्ट पाए जाएंगे, होंगे कि नहीं यहाँ पर? ठीक है, तो यहाँ पर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इन डिस्ट्रिक्ट में जो होता है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पूरे तरीके से शासन चलाने के लिए इसको पावर को और छोटे स्तर तक डिवाइड किया गया है, जिसको कहेंगे हम लोग लोकल गवर्नमेंट। क्या कहेंगे, लोकल गवर्नमेंट। यही लोकल गवर्नमेंट है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि लोकल बॉडी को पावर ट्रांसफर किया गया है सेंटर एंड स्टेट के द्वारा लोकल बॉडी को, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया गया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। लिखा हुआ है कि ताकि इससे क्या होगा कि स्थानीय लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके, ठीक है, और उनका विकास किया जा सके। स्थानीय लोगों का मतलब जैसे होता है कि जैसे मान लीजिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है, हमारे यहाँ की बात किया जाए कि जैसे हम लोग यहाँ पर हैं अपने जिले में और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है लखनऊ में, तो यहाँ से उसको आने में 200-300 किलोमीटर है। अब बार बार ऐसा थोड़ी है कि हर गांव जा करके गवर्नमेंट अब पता करेगी किस गांव में पानी नहीं है, किस गांव में बिजली नहीं है, ठीक है, या किस शहर में जो है वहां का रोड खराब है, किस शहर का जो है सीवर खराब है, ये सारा कुछ पता नहीं कर सकती। तो वहां पर वहां के जो लोकल लोग हैं वो जान सकते हैं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वहां के लोकल लोगों को उनकी मांग को पूरा करवा सके, वहां का विकास कर सके, इसके लिए वहां पर लोकल गवर्नमेंट के लोकल बॉडी द्वारा लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, जिसको पास किया गया। आगे बात पूरी समझ में कि नहीं आई? यहां से यहां तक आ गई ना? ठीक, इसको पास जो करने का तरीका पास किया गया था वो 1992 में, 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको पास किया गया था। आगे बात समझ में ना? उसी टाइम जो है बार बार एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी में ये चीज कहा गया कि पता करके बताइए कि हर लेवल पर, मतलब जिला स्तरीय लेवल तक पूरे छोटे छोटे शहरों में, गाँव में जाकर के देखिए क्या विकास हो रहा है या ऐसा नहीं है। तो जाकर के जब कमेटी ने पूरी तरीके से गांव शहर जा करके अच्छे से मेजरमेंट किया, तो वहां पर उनको देखने पर यह पता चला नहीं, हम जितना सोच रहे हैं उतना विकास भी अभी नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा कि इनकी मांगों को पूरा करने के लिए और एक एक क्षेत्र को विकास करने के लिए उस लेवल पर भी क्या बनानी चाहिए, एक छोटी सरकार का गठन करना चाहिए, जहां पर वहां पर उस एरिया को शासन करे और वहां का विकास को संभव बना सके। तो इसीलिए लोकल गवर्नमेंट एक लाया गया, नियम लाया गया अपने संविधान में बदलाव करके। ठीक, नेक्स्ट है यहां पर दिया हुआ है कि मेजर अमेंडमेंट्स इन द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट। 1992 में जो ये अमेंडमेंट किया गया था, जो चेंजेस लाए गए थे, जो 73वां संविधान संशोधन था और 74वां संविधान संशोधन था 1992 में जब लाया गया था, तो उसमें कौन कौन से चेंजेस किए गए थे उनके बारे में देखा गया था। देखते हैं। ठीक, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी फॉर द रेगुलर इलेक्शन इन द लोकल गवर्नमेंट बॉडी। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। गवर्नमेंट बॉडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल
रेगुलर इलेक्शन का मतलब होता है कि हर 5 साल पे या हर कुछ इंटरवल के बाद क्या करवाना चाहिए, हमेशा रेगुलर क्या करवाना चाहिए, इलेक्शन करवाना चाहिए। और इलेक्शन करके वहां की जो लोकल बॉडी है या लोकल गवर्नमेंट है उसको सेटअप करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए तो अगर गांव में देखा जाए तो वहां पर ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक, सुना है कि नहीं, सुना होगा आप लोगों ने कि गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव होता है जो 5-5 साल पे करवाया जाता है अभी। और दूसरा चीज अगर बात किया जाए शहरों में, तो शहर में मेयर का इलेक्शन होता है या चेयरमैन का, चेयरपर्सन का इलेक्शन होता है। इस तरीके से इलेक्शन करवाया जाता है ताकि वो लोग जो हैं उस क्षेत्र का, जैसे उस कस्बे का, शहर का, या फिर वो ग्राम प्रधान जो है उस गांव का विकास कर सके। तो इसलिए जो है रेगुलर हर अंतराल पर इलेक्शन करवाना चाहिए। और रेगुलर इलेक्शन कराने का कारण ये होता है, कराने का, कि 5-5 साल पे या कोई कितने भी साल पर आप करेंगे। इससे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी को अपने वहां का ग्राम प्रधान चुन लिया या फिर मेयर चुन लिया आपने, लेकिन 5 साल तक उसने क्या किया, कोई काम किया ही नहीं। अगर वो कोई काम ही नहीं कर रहा है तो इसका मतलब जो है, अगर काम नहीं कर रहा है, परमानेंट एक ही राजा हो गया, तो मतलब आपका देश का विकास, कभी आपके एरिया का विकास होगा, कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब आप चाहिए तो 5 साल में जब री इलेक्शन होगा तो उनको चाहे तो वहां से हटा सकते हैं कि अब हम इनको वोट नहीं देंगे क्योंकि हमारे एरिया का विकास नहीं करते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो जब एरिया का विकास नहीं करेंगे तो उसके लिए वहां से आप चाहें तो हटा सकते हैं। इसीलिए रेगुलर इंटरवल पर क्या कहा गया, इलेक्शन करने के लिए। लिखा है सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी, ठीक है, कि कुछ सीटें जो है उसको रिजर्व कर देना चाहिए एससी, एसटी और ओबीसी के लिए हर क्षेत्र में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी, कि मान लीजिए अगर जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर माइनॉरिटी कम्युनिटी ज्यादा रहती है, जैसे मुस्लिम लोग जहां पर ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर ऐसा करना चाहिए कि मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व ही कर देना चाहिए। ऐसा ना आ जाकर के वहां पर हिंदू एक को नहीं रहते हैं, पूरा 1000 घर है, 1000 घर में अब ये मानकर चल कर 998 घर केवल मुस्लिम के हैं, 2 घर हिंदू के हैं, तो वहां पर केवल हिंदू लड़ेगा और हिंदू ही जीत सकता है, कुछ नहीं। वहां पर ज्यादा कौन है, मुस्लिम है, तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी अगर है तो वहां पर रिजर्व सीट कर देना चाहिए कि नहीं, यहाँ के लोगों को मुस्लिम लोग ही क्या कर सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। आगे बात समझ में ना, ये चीज करना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लिखा है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल सीट रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक। अगर मान लीजिए कहीं भी इलेक्शन हो रहा है, जैसे स्टेट का इलेक्शन अगर हो रहा है, तो स्टेट में कितना भी, अगर एक मान करके चलिए, अगर 30 अगर सीट, टोटल 100 सीटें हैं, तो 100 सीट में लिखा हुआ है 1/3, इसका मतलब 33 सीटें किसके लिए, अगर मान लीजिए 100 सीट है, ठीक, तो 33 सीट किसके लिए रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए रखना चाहिए। आगे बस समझ में ना, उस पे महिलाएं ही सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकती हैं, इलेक्शन लड़ सकती हैं। ऐसा ना है कि 100 के 100 सीट पे पुरुष एकदम लड़ेंगे, नहीं, महिला भी जाकर के भागीदार होंगी और वहां भी वो इलेक्शन लड़ेंगी और वो भी क्या बना सकती हैं, अपनी सरकार बना सकती हैं। आगे बस समझ में ना, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अगला लिखा हुआ है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक नया फॉर्मेशन बॉडी का करना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन। जैसे हमारे सेंटर पर होता है, ठीक, हमारे सेंटर पर होता है ना कि स्टेट इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होता है वहां पर, ठीक है। तो यहां पर उसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। वो क्या करती है, हमारे स्टेट में कोई जैसे सीएम का जो इलेक्शन होता है उसको, या फिर पीएम का जो इलेक्शन होता है उसको, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, इन सब के जब इलेक्शन होते हैं तो उसको कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाती है। ऐसे ही उन्होंने कहा कि लोकल लेवल पर जो इलेक्शन होगा, जैसे अभी बताया था मैंने, ग्राम प्रधानी का होता है या म्यूनिसिपालिटी का होता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होता है, इसको कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। आगे समझ में ना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट इसको कहते हैं। तो ये अब करवाएंगे, तो फॉर्मेशन, ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होगा। इसका मतलब होता है ये बॉडी जो होगी किसी के अंडर में काम नहीं करेगी, अपने तरीके से रूल्स बना करके वो जब चाहे उसके अपने अकॉर्डिंग इलेक्शन करवाएगी, उसकी वोटिंग करवाएगी, उसकी काउंटिंग करवाएगी, और जो चुनाव के बाद जो है शपथ की प्रक्रिया होगी वो सारा कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगी। पूरी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट दिया हुआ है कि शेयर ऑफ पावर्स एंड रेवेन्यू टू लोकल बॉडी बाय द स्टेट गवर्नमेंट। समझते हैं ध्यान से इसका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट का एक और काम होगा कि ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने राजा बना दिया कि चलो अच्छा तुम गांव में जाओ और इलेक्शन लड़ो और प्रधान जीतो, तो ऐसा ना है कि वो प्रधानवा बन गया तो उसका काम खत्म, नहीं। वहां से वो बनने के बाद जो है, अब ये समझ लीजिए कि उसको विकास करना है गाँव का, और विकास करने के लिए अब ये थोड़ा है कि प्रधान बन गया है तो अपने घर और दुआर
वही के बेच करके क्या कर दे, गांव का और देश का विकास करे। ऐसा नहीं है, उसको विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा देती है, पैसा वो देगी। तो यही लिखा हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट को जो है स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू देगी। आगे बात समझ में ना, पैसा देने का काम होगा जो वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। किसको देगी, छोटे छोटे जो गांव होंगे जहां पर मुखिया होंगे या ग्राम प्रधान होंगे, इसके अलावा शहर में जो मेयर होंगे, ठीक, या चेयरपर्सन होंगे, चेयरमैन होंगे, उनको क्या करेंगे, रेवेन्यू देते हैं, पैसा देते हैं, वहां से स्टेट गवर्नमेंट भेजती है कि भाई पैसा ला, वहां पर विकास करिए। आई बात समझ में ना, तो ये चीज करते हैं वो लोग, ठीक। तो ये चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है, दिया हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट जो है किस तरीके से डिवाइड है, अब यही जान लेते हैं। एक होता है गांव के लेवल पर और दूसरा होता है शहर के लेवल पर। गांव के लेवल का मतलब विलेज लेवल और शहर का लेवल मतलब अर्बन लेवल, ठीक है। अर्बन लेवल पर, गांव लेवल पर जो होता है इसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या कहा जाता है, ग्राम पंचायत कहा जाता है। तो ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में जो बैठता है उसका नाम क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है। समझ में आ गया ना। तो गांव में जो लड़ता है चुनाव, उसको जो गांव में लड़ता है और चुनाव जीतता है उसको क्या बनता है, वो प्रधान बनता है। समझ आ गया ना। कहीं कहीं मुखिया भी कहा जाता है, ठीक। तो अपने उत्तर प्रदेश में उसको प्रधान कहा जाता है या ग्राम प्रधान भी कहीं कहीं कहते हैं, ये बनता है, ठीक। वो ग्राम पंचायत होता है, ठीक, सदस्य होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत सदस्य जो होते हैं, अब ये समझते हैं ध्यान से, ये जो ग्राम प्रधान ये बनता है, ये किसके द्वारा बनता है, ये तो किसके द्वारा बनता है, ये ग्राम सभा के द्वारा जनता है। किसके द्वारा, ग्राम सभा। अब जानते हैं ग्राम सभा कौन होता है, ग्राम सभा वो लोग होते हैं, ठीक, जो वोट देते हैं। क्या करते हैं, ग्राम प्रधानी में वोट देते हैं। आगे बात समझ में ना, वोट कौन देता है, जो 18 साल के हो चुके रहते हैं वो क्या करने लगते हैं, अपने गांव में वोट दे सकते हैं। गांव क्या, कहीं भी वोट दे सकते हैं। आप भारत के किसी भी क्षेत्र में 18 साल के हो चुके हैं तो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। पता है कि नहीं, ठीक। तो आप लोगों की अभी एज तो ऐसी हुई नहीं है कि आप लोग 18 साल के हैं और आप लोग वोट दे सकते हैं। जिस दिन आप लोग भी 18 साल के हो जाएंगे, गांव के मुखिया का इलेक्शन, शहर में रह रहे होंगे तो मेयर के इलेक्शन में या चेयरपर्सन के इलेक्शन में आप लोग भागीदारी दे सकते हैं। या इसके अलावा और जब एमएलए का इलेक्शन होगा, तो जैसे मुख्यमंत्री का इलेक्शन जब होगा तो वहां भी आप भाग ले सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री का इलेक्शन होगा तो वहां भी भाग ले सकते हैं। तो 18 साल होना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आपको अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो होते हैं, जो वोट देते हैं, उनको बोलते हैं पंच या सरपंच कहा जाता है। पूरी बात समझ में आ गई ना, ठीक है। तो ये भागीदारी देते हैं किसको, ग्राम प्रधान को बनाने में। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है कि पंचायत समिति या ब्लॉक समिति। जानते हैं ध्यान से, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति क्या होता है कि यहां पर विकास का जो काम होता है, कई गांवों को मिला करके जो है, एक गांव का कई गांवों का विकास करने के लिए एक छोटा सा एरिया निर्धारित किया जाता है। उस एरिया को कहा जाता है ब्लॉक कहा जाता है। अगर सुने ना, तो ब्लॉक समिति होती है, वहां का एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, वो क्या करता है, वहां ब्लॉक को विकास करने की पूरी प्रक्रिया। उस मान लीजिए जैसे एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर ये मान लीजिए ये क्षेत्र है, ठीक, ऐसे मान करके चलिए ये लखनऊ क्षेत्र है, और लखनऊ क्षेत्र में मान लीजिए छोटा सा एरिया कहीं भी ले लिया आपने, गोमती नगर ले लिया, ठीक है, यहाँ पर गोमती नगर ले लिया। तो गोमती नगर में जो है, इस एरिया की अगर बात किया जाए तो इस क्षेत्र में पूरा जो है गोमती नगर क्षेत्र में जितने भी आएंगे, अब गोमती नगर क्षेत्र जो है एक ब्लॉक है। अब इस क्षेत्र में कम से कम मान लीजिए 10 से 15 अगर गांव आ गए, तो इन 10 से 15 गांवों का विकास करने का काम किसका होगा, किसका होगा, गोमती नगर का होगा। आगे समझिए ना, ये गोमती नगर जो ब्लॉक होगा, ये पूरे अपने जितना भी गांव होंगे उस एरिया के, उन सब का विकास करने का काम उसी के अंदर में आएगा, ठीक। उससे नहीं ऊपर जो होता है, उससे बड़ा कहा जाए तो कई ब्लॉक को पूरे मिला करके एक बनता है, जिला परिषद बनता है। क्या बनता है, जिला परिषद बनता है, ठीक है। और जिला परिषद जो होता है वो जीतता है इलेक्शन, तो वो क्या करता है, पूरे जिले के विकास के लिए बात करता है। आगे बात समझ में ना, ठीक है। जैसे अगर बात कर दिया जाए कि गोरखपुर जिला में अगर जो जिला पार्षद होगा, या फिर उसको जिला अध्यक्ष भी कहते हैं, वो जीतेगा, तो पूरे जिले के लिए क्या करेगा, कोई नया जो भी विकास करना होगा या फिर कोई बदलाव लाना होगा, कोई चेंजेस करने होंगे, वो सारा प्रक्रिया देखता है, वो कौन, जिला पार्षद देखता है। पूरी बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है सिटी में। अगर बात किया जाए म्युनिसिपालिटी का मतलब होता है कि जैसे स्मॉल सिटी में जो होता है, ये स्मॉल सिटी के बनाया गया है जहां पर जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से कम होगी। कितनी, 1 लाख से कम होगी, उसको बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोला जाता है म्युनिसिपालिटी। या फिर ऐसे क्षेत्र भी इनको कहा जाता है कि जो अभी गांव से धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो रहे हैं, उसको कहा जाता है म्युनिसिपालिटी कहा जाता है। पूरी बात समझ आ गई ना, ठीक है। तो जैसे अभी कोई भी एरिया है नया अभी उस गांव से किस में बदला है, नगर पंचायत में या नगर निगम में बदल रहा है, तो उसको कहते हैं क्या चीज, म्युनिसिपालिटी कहा जाता है। वहां की पॉपुलेशन कम रहती है, 1 लाख से कम होगी, उस क्षेत्र को कहा जाता है म्युनिसिपालिटी।
हाँ, यहाँ पर जो हेड होता है उसको बोलते हैं चेयर पर्सन। जैसे गांव में हेड था उसका नाम था ग्राम प्रधान था कि नहीं यहाँ पर, ठीक वैसे ही यहाँ पर जो हेड है म्यूनिसिपालिटी का उसको बोलेंगे चेयर पर्सन कहा जाएगा। आगे बात समझ में ना। अब शहर की बात करते हैं, बड़े शहरों की बात करते हैं जिसको बोलते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है। आगे बात समझ में आ गई ना। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का मतलब होता है जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होगी। यहाँ पर यह बात किया जाता है जहां पर ऐसी जगह जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन होती है उसको बोला जाता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहा जाता है, ठीक। यहाँ पर जो हेड होता है उसको बोलते हैं मेयर। क्या बोलते हैं? मेयर होता है यहाँ का जो हेड होता है। और ये हेड क्या, ये उस क्षेत्र का या फिर उस सिटी के जितने भी क्षेत्र होंगे, सिटी के अंदर जितने भी क्षेत्र आते होंगे उसका क्या करेगा, वो विकास करता है पूरी तरीके से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, सारे टॉपिक से A to Z आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आओगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो का जो PDF है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर में डाल देंगे और आप जो है उसका लिंक जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। थैंक यू सो मच।